Good evening, students, and welcome to Mansarovar Law Center. I am Anil Gupta Mansarovar, and I'll teach you political science. First of all, I would like to congratulate you for opting CLAT. This means you are opting law. Law is very interesting subject and has a lot of chances to get better in life. इसमें जो क्लैट एग्ज़ाम है आपका, उसमें पॉलिटी पोर्शन थोड़ा सा बेसिक नेचर का आता है, जिसमें आपको बेसिक्स अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 12th तक एज पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है और कुछ स्टूडेंट्स ने 10th तक एज सिविक्स से पढ़ा है। तो हम ये मानेंगे कि आपने इसको 10th तक पढ़ा है और उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर कराएंगे। आपने लॉ अपना करियर चुना है, तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक न्यूरोसर्जन हैं एंड यू डोंट नो द प्रोसीजर हाउ अवर प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी फील्ड में अच्छे हैं, आपको नहीं पता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पता होना चाहिए, पर नहीं पता कोई बात नहीं, आप अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। पर अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं, जज हैं और आपको बेसिक्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिकल स्फीयर, इन नेशनल और इन इंटरनेशनल स्फीयर, तो ना पता हो तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी पोजीशन को। तो इसमें क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे और आपके क्लैट एग्ज़ाम में, और आप रोज आपको अप टू डेट रहना है, स्पेशली न्यूज़पेपर के थ्रू। आज के एज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है और वो ज़्यादा रिलाई करते सोशल मीडिया पे, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे। न्यूज़पेपर रीडिंग से जो आप जितना ग्रास्प करेंगे, सोशल मीडिया से उतना नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको अपना डेली जो है डीडी न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, ये आधे आधे घंटे की आती रहती है सारे दिन में, स्पेशली आप शाम को कोई भी अपना टाइम रख लीजिए और उसमें आधे घंटे की न्यूज़ सुनिए, उससे आपको पूरी कवरेज मिल जाएगी और आपको अपना एग्ज़ाम देने में बहुत हेल्प होगी। ये पॉलिटी की नॉलेज आपको सिर्फ क्लैट एग्ज़ाम में पास नहीं कराएगी, थ्रू आउट 5 साल जब आप क्लैट प्रिपरेशन करेंगे, अपना एलएलबी करेंगे, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी, तो उसमें भी आपकी हेल्पफुल होगी। कल को उसके बाद आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देंगे या आईएएस के एग्ज़ाम देंगे, सिविल सर्विस एग्ज़ाम देंगे या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देंगे, उसमें भी आपको हेल्पफुल होगी। तो आपको करंट इवेंट्स पे, स्पेशली पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स पे हमेशा ध्यान रखना है और आपको क्लैट एग्ज़ाम पास कराने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। जैसे इंजीनियरिंग के लिए जेई या मेडिकल के लिए नीट एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह लीगल एजुकेशन के लिए आपका क्लैट एग्ज़ाम है। आप क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू हमारे देश की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है लॉ के लिए, जो 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। सभी बच्चों का, ज़्यादातर सभी बच्चों का टारगेट होता है एनएलएस बेंगलोर, पर उसके लिए आपको फिर क्लैट एग्ज़ाम में भी टॉप रैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो सभी एनएलयूज़ अच्छे, पर एनएलएस बेंगलोर इज़
considered as one of the best law institute in India. आज हम पॉलिटिकल साइंस आपसे शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम जो शुरू करेंगे पहला टॉपिक है रिपब्लिक। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। रिपब्लिक इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, पर इसमें रिपब्लिक का मतलब क्या है? What is the meaning of republic? We became an independent country on 15th August 1947। तो जब हम 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए, but we became a republic country on 26th January 1950। इसका मतलब हम 15 जनवरी 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक इंडिपेंडेंट कंट्री तो थे, पर रिपब्लिक कंट्री नहीं थे, क्योंकि हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी 1950 को। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? क्या चेंज आ गया इंडिया में कि हम 26 जनवरी से अपने आप को हम कहने लगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया? हमारे कंट्री का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके मीनिंग को समझने के लिए मैं अभी आपके सामने दो ग्रुप बनाता हूँ, ए ग्रुप और बी ग्रुप। एक ग्रुप में रखता हूं मैं स्वीडन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, बी ग्रुप में रखता हूं ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान, एटसेट्रा। अगर मैं अब ये पूछूं कि कौन से ग्रुप के कंट्रीज रिपब्लिक हैं और कौन से के नहीं हैं, तो आप में से ज़्यादातर का जवाब होगा कि ए ग्रुप के कंट्रीज रिपब्लिक है और बी ग्रुप के कंट्रीज रिपब्लिक नहीं है। एक्चुअल में इसका उल्टा है। ए ग्रुप में जो कंट्रीज हैं वो कोई भी रिपब्लिक नहीं है और बी ग्रुप में सभी कंट्रीज रिपब्लिक हैं। अब इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए दो टर्म यूज करता हूं, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ
the government. हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट हम किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट को। एंड हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। Who is head of the state in US? US president. Who is head of the government in US? Again, US president. Who is head of the state in Britain? Answer is British monarch. Who is head of the government in Britain? British Prime Minister. तो रिपब्लिक का सिंपल मतलब है वो कंट्री जहां हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी नहीं होता। रिपब्लिक मीन्स a country where head of the state is not hereditary. अब मैंने लिखा है रिपब्लिक मीन्स ए कंट्री वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी। मैंने ये नहीं लिखा कि रिपब्लिक मीन्स ए कंट्री वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो जिस कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी नहीं होता वो रिपब्लिक है, और जिस कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी होता है वो रिपब्लिक नहीं है। अब इसको आप इस तरह से समझिएगा, ब्रिटेन में आज हु इज ब्रिटिश मोनार्क? क्वीन एलिजाबेथ II। मान लीजिए अगर उनकी डेथ हो जाए तो हु शैल बी द नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट? फ्रॉम द रॉयल फैमिली। कैन एनी ब्रिटिशर बिकम द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन? नो, only a member of royal family can be the British monarch. पर अगर हमारे यहाँ मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट श्री रामनाथ कोविंद रिजाइन कर दें, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट क्या उन्हीं की फैमिली में से ही कोई होगा? नहीं, हमारे यहाँ एनी इंडियन कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। यहां हेरिडिटरी नहीं होगा। तो जो हम 15 अगस्त 47 को बने, हमारा इंडिपेंडेंट हुए पर रिपब्लिक नहीं बने, तो उसको आप इस तरह से समझिएगा। जब हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे हेड ऑफ द स्टेट और हेड
ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और हेड ऑफ द स्टेट कौन थे हमारे तब ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज सिक्स्थ, किंग जॉर्ज सिक्स्थ। अब किंग जॉर्ज सिक्स जो हेड ऑफ द स्टेट थे वो तो हेरिडिटरी थे, इनके बाद कोई नेक्स्ट जो बनना था हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क, वो रॉयल फैमिली में से ही बनना था। तो हमारे यहाँ अब किंग जॉर्ज सिक्स तो लंदन में रहते थे, अब इंडिया में उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर दिया और वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 राशि तनेजा का क्वेश्चन है, प्रिंस चार्ल्स, आंसर यस। यश का क्वेश्चन है हेरिडिटरी मीन्स, सर हेरिडिटरी मीन्स वंश के अनुसार, जो उस वंश में हो, फैमिली में हो। जैसे जो मैंने कहा कि ब्रिटेन में मोनार्क जो है वो राजसी फैमिली से, जो राज वाली फैमिली है, राजघराना है जो वहाँ का, उसी फैमिली में से ही कोई बनेगा, वो हेरिडिटरी। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कोई भी बन सकता है। आज रामनाथ कोविंद जी है, रिजाइन कर दें तो नया प्रेसिडेंट उन्हीं की फैमिली में से कोई नहीं बनेगा, बन सकते हैं पर ये कोई मैंडेटरी नहीं होगा। पर जहाँ राज परिवार है, जैसे हम कहें जापान में भी राजशाही है, नेपाल में पहले राजशाही थी पर 2008 से वहाँ पर भी उन्होंने चेंज कर दी, अब वो रिपब्लिक कंट्री है। तो और विद्या भंडारी जो है वहाँ की अब प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ही स्पेन, स्वीडन में, और अभी मैं और आगे थोड़ा सा बताऊंगा आपको, तो वहाँ पर सिर्फ राज परिवार से में जन्मा व्यक्ति ही बन सकता है। राशि तनेजा का क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मैंने जैसे आपको, तो प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मिस्टर जॉनसन है। एनी ब्रिटिशर कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, पर वहां पर मोनार्क नहीं बन सकता हर ब्रिटिश। शिवानी सिंह, when state has power to elect, when state have power to of elect their government, that is called republic। यही तो बेटा कंफ्यूजन है सबको कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी आपस में इंटरलिंक्ड है ही नहीं। जहां गवर्नमेंट पब्लिक इलेक्ट करती है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, रिपब्लिक नहीं। अभी मैं इसको और आपके एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बने और लॉर्ड माउंटबेटन बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किंग जॉर्ज सिक्स ने अपॉइंट किया लॉर्ड माउंटबेटन को अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे और उन्हें डेजिग्नेशन दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी को ओथ किन्होंने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इसके बाद 21 जून 1940 15 अगस्त 1947 से ये रहे
21 जून 1948 तक। फिर 21 जून 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारे गवर्नर जनरल बने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? किंग जॉर्ज 6 के। तो एक तरह से हमारे टेक्निकली हेड ऑफ द स्टेट कौन थे? किंग जॉर्ज 6। पर 26 जनवरी 1950 से हमने कहा कि अब हमारा हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी ना होके इलेक्टेड होगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। और इस तरह से हम 26 जनवरी 1950 को बन गए एक रिपब्लिक कंट्री। तो अब हम इंडिपेंडेंट तो पहले से ही थे, प्लस रिपब्लिक भी बन गए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बन गए, तो अब यहाँ पर हमने कहा कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होगा, ना कि हेरिडिटरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट उन्हीं की फैमिली में से ही नहीं बनेगा कोई, जरूरी नहीं है कोई भी इंडियन सिटीजन बन सकता है। अब आपने तो हम देखें तो हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट होने के बाद भी 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हमारे हेड ऑफ द स्टेट किंग जॉर्ज 6 ही रहे। आज अमेरिका ब्रिटेन में मोनार्क कौन है? क्वीन एलिजाबेथ II। शी इज स्टिल हेड ऑफ द स्टेट of 16 countries in the world। सिर्फ ब्रिटेन की ही वो नहीं है महारानी, उसके अलावा है कि सिर्फ ब्रिटेन की ही हेड ऑफ द स्टेट नहीं है वो, शी इज ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ टोटल 16 countries in the world, which includes जमैका, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एटसेट्रा। तो अगर आज आप मान लो सर्च करें कि हु इज हेड ऑफ द स्टेट तो ऑफ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तो आपको आंसर मिलेगा गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश मोनार्क। तो इन्होंने आज भी सिंबॉलिकली ब्रिटिश मोनार्क को अपना हेड ऑफ द स्टेट माना हुआ है। दूसरा मैंने कहा कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में। इन दोनों टर्म्स का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। A country may be democratic but may not republic. A country may be republic as well as democratic. A country may be republic but not democratic. A country may be neither republic nor democratic. इसको अब हम आपको इस तरह समझाते हैं। चाइना
क्या डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां। पर क्या चाइना रिपब्लिक है? यस, हु इज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ चाइना? किंग वो शी जिनपिंग। पर ऐसा शी जिनपिंग ने अपने आप को लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर करा रखा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनके बाद उन्हीं की फैमिली में से कोई बनेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है वो इलेक्ट करेगी नया प्रेसिडेंट। तो चाइना इज ए रिपब्लिक बट नॉट डेमोक्रेटिक। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आप इंडिया का ले लीजिए। इंडिया इज रिपब्लिक एज वेल एज डेमोक्रेटिक। अब आप लीजिए ब्रिटेन का एग्जांपल। ब्रिटेन इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री बट नॉट रिपब्लिक। अब लीजिए आप सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में भी आपको पता है किंगशिप है। सऊदी अरेबिया इज नाइदर रिपब्लिक नॉर डेमोक्रेटिक। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो आपको देखना है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट टर्म है। अच्छा, अब आपको कुछ इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं और कुछ कंफ्यूजन रहता है। हम इंडिपेंडेंट कब हुए? 15 अगस्त 1947। दूसरा लिखिए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये होगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने किस दिन से इंप्लीमेंट किया? आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन, इंप्लीमेंटेड ऑन, तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950। इस दिन से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, जनरली पूछा जाता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, आप लोग आंसर करा देते 26 जनवरी 1950, गलत हो जाता आंसर। तो आपको ध्यान से देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, अडॉप्टेड पूछा है या इम्प्लीमेंटेड पूछा है। नेक्स्ट, हमारा रिपब्लिक डे कौन से दिन मनाया जाता है? आंसर इज 26 जनवरी। और मोदी गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई थी और मोदी गवर्नमेंट ने 2015 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी एक दिन मनाना शुरू किया है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कहते हैं 26 नवंबर को। तो 2015 से हम हर साल 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो यहां आपको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।
अब इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और लिखाता हूं। आपको से पूछा जाए हु वॉज लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। फिर आपका से अगर क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तब आपका आंसर होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और फिर अगर इसी तरह से फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किस दिन बने थे प्रेसिडेंट? 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे किस दिन सेलिब्रेट करता है, किस दिन मानता है कि वो इंडिपेंडेंट हुआ? 14 अगस्त 1947। तो जो पाकिस्तान के पहले हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी प्राइम मिनिस्टर बने, वो बने लियाकत अली खान। और पाकिस्तान भी इसी दिन से रिपब्लिक नहीं बन गया। तो हेड ऑफ द स्टेट कौन रहे वहां के? एक तरह से वही ब्रिटिश मोनार्क किंग जॉर्ज 6। उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना को अपना एक जो अपना अपॉइंट कर दिया नॉमिनी, और इनकी डेजिग्नेशन हो गई गवर्नर जनरल। तो किंग जॉर्ज 6 ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एम ए जिन्ना को अपॉइंट कर दिया गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल बने मोहम्मद अली जिन्ना, और पहले प्राइम मिनिस्टर बने लियाकत अली खान। उसके बाद पाकिस्तान ने इस
सिचुएशन को मेंटेन रखा और उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक कहा 23 मार्च 1956 से। और इस दिन अब वहां पर पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटिश मोनार्क की बजाय बने वहां के पहले प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपने रिपब्लिक डे को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट नहीं करता, रादर उसको कहता है पाकिस्तान डे। The Constitution of Pakistan was implemented on 23 March 1956 और इसी तरह से पाकिस्तान में ये पोजीशन चलती आ रही है। और आज की डेट में आरिफ खान, rather I should say Dr. Arif Khan is 13th president of Pakistan and Imran Khan is 22nd Prime Minister of Pakistan. Is 22nd Prime Minister of Pakistan. तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हुई होगी रिपब्लिक वर्ड से। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम टर्म यूज करते हैं, आपको डिफाइन करना चाहेंगे गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस में तो बार बार टर्म यूज होती है गवर्नमेंट। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिफाइन कीजिए एक या दो सेंटेंस में द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो आप में से लगभग हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ एक दो सेंटेंस लिख ही देगा। पर क्या आपको लगता है कि आप सही डिफाइन कर पाएंगे? ज्यादातर बच्चों को गवर्नमेंट से मतलब वही मोदी, वही हमारे प्रेसिडेंट, बस यही सब दिखता है, हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिखता है। तो गवर्नमेंट का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा और वाइडर है। तो आप लिखिए मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में लिखिए गवर्नमेंट is a composite body consisting of three organs: legislature, executive, and judiciary.
तो ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन को मिला के जो बॉडी बनती है उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन का एक डिफरेंट फंक्शन है और सब ऑर्गन अपना अपना फंक्शन करते हैं और हमारी बॉडी काम करती रहती है। तो इसी तरह गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं और ये तीनों अपना अपना काम करते रहते हैं और ये हमारी गवर्नमेंट चलती रहती है। इसमें लेजिस्लेचर ऑर्गन जो है इसका काम क्या है, टू मेक लॉस। लेजिस्लेचर जो ऑर्गन है वो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का क्या काम है, टू इम्प्लीमेंट लॉस, टू इम्प्लीमेंट लॉस। यानी जो लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए उनको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। और जो जुडिशरी है ये क्या करती है, टू डिसाइड लॉस। टू डिसाइड लॉस यानी लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, वो लीगल है या नहीं, ये एग्जामिन करती है जुडिशरी। और अगर कोई लॉ जुडिशरी को लगता है जो लेजिस्लेचर ने बनाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। क्लियर? अब इसको मैं थोड़ा सा और एक एग्जांपल से आपसे बताना चाहता हूं। 2014 में हमारे यहाँ मोदी गवर्नमेंट पावर में आई। मोदी गवर्नमेंट जुडिशियल अपॉइंट्स में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना चाहती थी। हमारे यहाँ हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र होते थे वो किसकी रिकमेंडेशंस पे होते थे, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ जजेस होते थे। तो वो रिकमेंड करती थी कि कौन हमारा नेक्स्ट चीफ जस्टिस होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, इसी तरह चीफ जस्टिस और जजेस कौन कौन होंगे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टू मेक दिस सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, मोदी गवर्नमेंट ने लॉ में चेंज कराने के लिए हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 99th अमेंडमेंट करवाया और उससे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की शुरुआत की, जिससे कि एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रिकमेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, बाकी जजेस कौन होंगे और डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जजेस और चीफ जस्टिस कौन होंगे और ऐसे ही उनकी ट्रांसफर के लिए। तो हमारी लेजिस्लेचर ने, हमारी पार्लियामेंट ने 99th अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में और एनजेसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की रिकमेंडेशन दे दी। अब हमारी एग्जीक्यूटिव ने एनजेएसी को अपॉइंट कर दिया। अब इसको चैलेंज किया गया 99th अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और एनजेसी की जो बनानी थी वो खत्म हो गई बात। तो आपने देखा तीनों ऑर्गन ने अपना काम किया। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट किया और जुडिशरी ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया। और जुडिशरी को लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उन्होंने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इन तीनों ऑर्गन को मिला के जो बॉडी बनती है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे यहाँ कितनी तरह की गवर्नमेंट है। तो आपको लिखना है हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट है। पहली है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। जिनको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं। और दूसरी है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट्स। तो हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स। अब हमारे यहाँ बताइए यूनियन गवर्नमेंट कितनी है। तो हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट है एक, और स्टेट गवर्नमेंट्स कितनी है हमारे यहाँ? आंसर इज 28। इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। अब इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पहले हमारे यहाँ 29 स्टेट्स थी। लास्ट स्टेट बनी थी तेलंगाना, 29 स्टेट, और ये बनी थी 2 जून 2014 को। फिर आपको पता है पिछले साल हमने जम्मू एंड कश्मीर, हमारे यहाँ तेलंगाना 29 स्टेट थी और हमारे यहाँ 7 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर आपको पता है कि पिछले साल 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को खत्म करके उसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो हमारे यहाँ स्टेट कितनी रह गई? 29 से घट के 28, और यूनियन टेरिटरीज कितनी बढ़ गई? 7 से बढ़कर हो गई 9। ये हो गई 2019। अब इस साल हमारी गवर्नमेंट ने 2 यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो अब उसका नाम क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर
एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इस साल जनवरी 2020 से। तो अब आज की डेट में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्टेट्स हैं 28 और यूनियन टेरिटरीज हैं 8। अब ये यूनियन गवर्नमेंट कहाँ रूल करती है? आप कहेंगे पूरे देश पे करती है। थोड़ा सा टेक्निकली आंसर आपका गलत हो जाएगा। ज्यादा सही आंसर क्या होगा? यूनियन गवर्नमेंट रूल्स ओवर 8 यूनियन टेरिटरीज। देखिए हमने नाम ही क्या रखा है? यूनियन टेरिटरीज। ये मतलब यूनियन की टेरिटरीज। तो इस पे किसका कंट्रोल है, किसका रूल है? यूनियन का। तो यूनियन गवर्नमेंट रूल्स ओवर 8 यूनियन टेरिटरीज while state governments rule over their respective state boundaries। तो जो हमारी 28 स्टेट्स है उनके अंदर स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, और जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है उन पे रूल करती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अब इंडिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन या तो इन 28 स्टेट में ना आता हो या 8 यूनियन टेरिटरी में ना आता हो। क्लियर? अब आप अगर 8 यूनियन टेरिटरी लिखना चाहें तो सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, और इसके अलावा चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इसके अलावा इसमें मैं नाम लिखूंगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फिर आप लिखिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 7-8 ये यूनियन टेरिटरीज हो गई 8। अब इसमें आपने देखा हो मैंने नाम लिखा है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। पहले दिल्ली का नाम भी होता था यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पर 91 में हमने दिल्ली का नाम बदल के यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बदल के कर दिया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। क्लियर?
अब आ जाते हैं, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के मैंने आपको जैसे बताया 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो जब हम बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट की, तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू मेक लॉज। तो यूनियन लेवल पे जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसको हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अब सेकंड ऑर्गन इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट लॉज। और इसमें सबसे टॉप पे कौन आता है? हु इज एट द टॉप इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद नंबर 2 पोजीशन पे कौन? वाइस प्रेसिडेंट। फिर इनके बाद पोजीशन प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के बाद हम लिखेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद जुडिशरी में हु इज एट द Who is top judicial body at union level? Answer is Supreme Court. Supreme Court. इसी तरह से अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए में जो लेजिस्लेचर विंग है, जो स्टेट के लिए लॉ बनाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? आप में से कुछ कह सकते विधानसभा। नहीं, गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेस भी हैं। हमारे यहाँ विधान परिषद भी है कुछ स्टेट्स में। तो उनका जैसे हमने लोकसभा राज्यसभा ना कह के पार्लियामेंट का, इसीलिए स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर को हम कहेंगे, करेक्ट नाम स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर के बाद हम चाहे इसको वो कर सकते हैं विधानसभा, विधान परिषद। जैसे कि हम
लोकसभा राज्यसभा लिख सकते पार्लियामेंट के नीचे। एग्जीक्यूटिव में हु इज एट द टॉप, तो आप लिखिए टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज गवर्नर। गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर। कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि गवर्नर के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर आना चाहिए। नहीं, स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं होती। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट हमारे यहाँ 5 यूनियन टेरिटरीज है, जहाँ पर वहाँ के हेड को हम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और वो हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। स्टेट में हम डिप्टी गवर्नर की कोई पोस्ट नहीं होती। तो गवर्नर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर, और इसके बाद आएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन ए स्टेट इज हाई कोर्ट। हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी इन ए स्टेट इज हाई कोर्ट। क्लियर? ये तो अभी तक मैंने आपको 2 टर्म बताई, रिपब्लिक और दूसरी गवर्नमेंट। अब मैं एक तीसरी टर्म और आपको बताना चाहता हूं, उसको लिखिए आप स्टेट। आपने वर्ड स्टेट सुना ही होगा। तो स्टेट का क्या मतलब होता है? अगर ये मैं 4 ऑप्शन आपको दूं, राजस्थान, इंडिया, जयपुर और यूएनओ, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच ऑप्शन डू रिप्रेजेंट द ट्रू मीनिंग ऑफ स्टेट, तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि राजस्थान इज ए स्टेट, पर आंसर गलत होगा। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट मीन्स अ कंट्री। तो यहां पर जो बी ऑप्शन है इंडिया, वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड स्टेट को। अगर मैं कहता हूं कि 193 स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ यूएनओ, this means 193 countries are members of UNO। शिवानी सिंह ने आंसर लिखा राजस्थान, सॉरी गलत है आंसर, ये आंसर इज इंडिया। तो आपको देखा जिसमें ने कहा कि इफ आई से 193 countries, 193 states are members of UN, this means 193
23 countries are members of UN. तो स्टेट मीन्स अ कंट्री। पर जब हम कहते हैं कि 28 इंडिया हैज 28 स्टेट्स, तो हम ये भी कहते हैं, पर वो गलत है। इन फैक्ट राजस्थान इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ इंडियन स्टेट। आपने कभी पहले भी देखा होगा पुरानी फिल्मों में, जो हिस्टोरिक फिल्में हैं, तो उनमें जैसे कि हमारे राज्य पे दूसरे राज्य ने आक्रमण कर दिया है, हमें उस राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। राज्य यानी स्टेट। तो राज्य का मतलब होता था एक फुल फ्लेजेड कंट्री। तो इनफैक्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये these are not states, rather India is a state. These are the units of Indian states. क्लियर? अब इसको कैसे हम करें, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट बनने के लिए 4 मैंडेटरी चीज है, 4 प्री कंडीशंस है, तभी हम किसी आइडेंटिटी को कह सकते हैं कि वो स्टेट है। पहली है लैंड। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी सम पीस ऑफ लैंड। बिना लैंड के कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आप देखिए, इसमें लैंड कम है ज्यादा है ये मैटर नहीं करती, पर देयर मस्ट बी सम पीस ऑफ लैंड। हमारे यहाँ वर्ल्ड में आप देखें तो रशिया सबसे बड़ा स्टेट है वर्ल्ड में, जो इंडिया से भी 6 गुना बड़ा एरिया है, जिस पे हमारा यहाँ 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उनका ऑलमोस्ट हमारे से भी 6 टाइम्स है। कनाडा है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, ये सब भी हमसे लगभग 3-3 गुना बड़े हैं एरिया में। और कुछ छोटे कंट्रीज है, मॉरिशस है, मालदीव है, फिजी है, बहुत छोटे कंट्रीज है। तो वो मैटर नहीं करता, पर देयर मस्ट बी सम पीस ऑफ लैंड टू बी ए स्टेट। सेकेंड कंडीशन इज पॉपुलेशन। There must be some human population residing on that piece of land. बिना ह्यूमन पॉपुलेशन के कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पॉपुलेशन के लिए भी वही है, पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, पर होनी चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे चाइना की 150 करोड़ पॉपुलेशन, हम 130 करोड़ पार कर चुके हैं। और आप वेटिंगटन सिटी 750 की पॉपुलेशन, आप कुछ कंट्रीज कुछ हजारों की पॉपुलेशन, साइप्रस जैसे कि 18 लाख पॉपुलेशन, डेनमार्क की 20 लाख पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कम हो ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बट देयर मस्ट बी सम ह्यूमन पॉपुलेशन residing on that piece of land. Third is government. उस लैंड पे ह्यूमन पॉपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब यहां पर भी फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो। हमारे क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। सऊदी अरब में क्या है, किंगशिप। आप बाकी जैसे अफगानिस्तान वगैरह में डेमोक्रेटिक भी कुछ हद तक कह सकते हैं। बाकी जैसे सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी, मिलिट्री गवर्नमेंट थी। इसी तरह कर्नल गद्दाफी की लीबिया में वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी।
तो गवर्नमेंट किसी भी तरह की हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे नाजी हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो, चाहे वो ये पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट हो, चाहे रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह से हो, पर देयर मस्ट बी सम गवर्नमेंट to regulate the human population residing on that piece of land. बिना गवर्नमेंट के भी कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और फोर्थ इज सॉवरेंटी। सॉवरेंटी, what is sovereignty? Sovereignty is of two type, internal और दूसरी है एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेंटी मीन्स जो उस देश की उसका स्टेट की गवर्नमेंट है वो फ्री होनी चाहिए अपने इंटरनल लॉज बनाने की, अपने डोमेस्टिक लॉज बनाने की। अब आप देखें यहाँ लगभग 200 स्टेट है वर्ल्ड में। हर स्टेट में या हर कंट्री में एक तरह से डिफरेंट लॉज हैं। हमारे यहाँ कुछ लॉज हैं, अमेरिका में कुछ है, हमारे यहाँ इज़राइल में आप देखेंगे कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन है, हमारे यहाँ कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज में लिकर बैन है, हमारे यहाँ अवेलेबल है। बहुत से कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन अलाउड है, हमारे यहाँ नहीं है। ऐसे ही बहुत से कंट्रीज में जैसे फीटस की बर्थ से पहले जांच कराना अलाउड है, हमारे यहाँ क्रिमिनल ऑफेंस है। कहीं प्रॉपर्टी लॉज कुछ है, कहीं इनकम टैक्स कुछ है, सबके अपने अपने लॉज हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो फ्री होनी चाहिए अपने इंटरनल लॉज यानी डोमेस्टिक लॉज बनाने के लिए। और एक्सटर्नल सॉवरेंटी मींस गवर्नमेंट फ्री होनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए, अपनी और कंट्री से हमें कैसे रिलेशन रखने, कैसे नहीं रखने, इसके लिए वो फ्री होनी चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करेगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। चाइना की फॉरेन पॉलिसी चाइनीज गवर्नमेंट। तो जब ये चारों मैंडेटरी कंडीशंस फुलफिल होती हो तभी हम उस कंट्री को कहते हैं स्टेट, उस आइडेंटिटी को कहते हैं स्टेट। अगर इनमें से कोई सी भी एक मिसिंग है तो हम उसे स्टेट नहीं कहते। अब आप देखिए, इनको हम इन पैरामीटर्स पे एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के लिए ले तो राजस्थान के लिए लैंड, राजस्थान की अपनी एक लैंड है, ओके। राजस्थान की अपनी एक पॉपुलेशन है, बिल्कुल, ये भी ओके हो गया। राजस्थान की अपनी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब लेट अस एग्जामिन द फोर्थ कंडीशन, सॉवरेंटी। क्या राजस्थान की गवर्नमेंट इंटरनली सॉवरेन है, हर तरह के डोमेस्टिक लोकल लॉज बनाने के लिए फ्री है? आंसर इज नो। जब मैं आगे वाले चैप्टर्स में आपको डिवीजन ऑफ पावर्स बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि 97 सब्जेक्ट्स पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, 66 सब्जेक्ट्स पे स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और 47 सब्जेक्ट्स पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, पर उसमें डोमिनेंस किसकी रहेगी? यूनियन गवर्नमेंट की। अगर दोनों के लॉ में कोई क्लैश है आपस में तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान की गवर्नमेंट इज नॉट इंटरनली सॉवरेन।
और फोर्थ पॉइंट लीजिए, दूसरी तरफ एक्सटर्नल सॉवरेनिटी एग्जामिन कीजिए। क्या राजस्थान की गवर्नमेंट के पास हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने की कोई पावर है? एब्सोल्युटली जीरो। कभी सुना है राजस्थान का फॉरेन मिनिस्टर, पंजाब का फॉरेन मिनिस्टर? नहीं। ये फॉरेन पॉलिसी कौन बनाएगी? हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो तीन कंडीशंस तो फुलफिल हो रही है, पर सॉवरेनिटी फुलफिल नहीं हो रही। अब इंडिया को एग्जामिन करें तो इंडिया के पास लैंड भी है, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी है, इंडिया के पास गवर्नमेंट भी है, और इंडिया के पास सॉवरेनिटी भी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अब जयपुर को करें तो जयपुर के पास लैंड भी है, जयपुर के पास पॉपुलेशन भी है, पर जयपुर के पास कोई गवर्नमेंट नहीं और सॉवरेनिटी का कोई कंसेप्ट। यूएनओ को देखें तो यूएनओ के पास कोई अपनी लैंड नहीं, कोई यूएनओ की अपनी कोई पॉपुलेशन नहीं, यूएनओ की अपनी सच एक एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं, गवर्नमेंट उसको कहना ठीक नहीं होगा, सॉवरेनिटी वाली भी की बात। देन द करेक्ट आंसर, तो पॉलिटिकल साइंस में स्टेट को माना जाता है, स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो इंडिया इज ए स्टेट, पंजाब राजस्थान वगैरह क्या है? यूनिट्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब इसमें एक और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ये है पॉलिटिकल साइंस का फादर माने जाते हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, द पॉलिटिक्स। और एरिस्टोटल के जो टीचर थे वो थे प्लेटो, और प्लेटो की बुक का नाम है द रिपब्लिक। पर प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल को माना गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ना कि प्लेटो को। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल ने बात की हमेशा रियलिस्ट पॉलिटिक्स की, और प्लेटो ने हमेशा बात की आइडियल पॉलिटिक्स की, कि कैसा आइडियल होना चाहिए। जैसे आइडियल स्टेट, आइडियल किंग, फिलोसफर किंग। तो ये इन्होंने एक आइडियल की बात की, इन्होंने रियलिज्म पे जोर दिया। अगर आपको मैं कहूँ कि कितना अच्छा हो कि इंडिया में सब ईमानदार हो, कोई भ्रष्ट ना हो, कोई अपराधी ना हो, सब शांति से रहे, सब अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, कितना अच्छा रहे। क्या ये सिचुएशन कभी आएगी? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा कभी नहीं होगा। पर प्लेटो ने एरिस्टोटल ने बात की रियलिस्ट पॉलिटिक्स की, रियल पॉलिटिक्स की, तो इसलिए उनको माना गया फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्लेटो ने भी अपनी लाइफ के लास्ट डेज में, लास्ट ईयर्स में रियलाइज किया कि आइडियल स्टेट की जो उनके हाइपोथेसिस है वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वो कभी भी रियल वे में नहीं आ पाएगा। इसलिए हमने माना है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल को। और आज की ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी।
इसमें हमने एक बहुत ही एलिमेंट्री क्लास शुरू की है आपकी, जस्ट बिल्कुल बेसिक्स कराए हैं। आप जुड़े रहिए और इसके साथ साथ हम आपको आगे करते रहेंगे। अब मैं आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और 1 मिनट के पॉज के बाद फिर हम इसको क्लास को ब्रेक कर देंगे। आप चाहें तो अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।